हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत के सभी चैप्टर से मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। वो भी पाठ्य पुस्तक के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो व्यू ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। इससे पहले हमने सभी चैप्टर के से संबंधित अलग अलग चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया है। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है 10th संस्कृत ऑब्जेक्टिव करके। इसके अलावा हमने सभी चैप्टर से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बताया है। लेकिन आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमने किताब के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपको यह वीडियो कैसा लगता है आप हमें जरूर बताएं। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला चैप्टर है मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है। आपके मंगलम पाठ में टोटल 5 श्लोक हैं जो किसी न किसी उपनिषद से लिए गए हैं। अब प्रथम मंत्र के जगह पर आपको दे देगा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापेहितं मुखम करके भी पूछा जाएगा कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ के प्रथम जो श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, यानी कि पहला का डी ऑप्शन सही है। जैसा कि सेकेंड क्वेश्चन को ही देख लीजिए, आपको पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ के तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नान्यतम, यानी सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। यह किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये हमारा मुंडको उपनिषद से संबंधित है, यानी कि सेकेंड का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका मंगलम का दूसरा श्लोक है अरुणनीयान महतो महीयान। ये आपका किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका कठोर उपनिषद से लिया गया है, यानी कि थर्ड का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पाटलिपुत्र वैभवन से संबंधित है, उसमें 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दामोदर गुप्त और एक राजशेखर। तो पूछा गया है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो दामोदर गुप्त कूटनीमत काव्य की रचना किए हैं, जबकि राजशेखर जो है काव्य मीमांसा के लेखक हैं। ये दोनों क्वेश्चन पाटलिपुत्र वैभवन से संबंधित है। दैट्स क्लियर, यानी कि दामोदर गुप्त कूटनीमत काव्य के लेखक हैं जबकि राजशेखर काव्य मीमांसा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपके पाटलिपुत्र वैभवन से ही संबंधित है। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित था? तो ये हमारे गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित था, जो शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। और ये पर्व कैसा था? जैसा कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 7वां का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति हैं। कौन है? और ये मूल रूप से मैथिली कवि हैं, जिसके अलावा इन्होंने संस्कृत में भी कई ग्रंथों का निर्माण किया है और यह पुरुष परीक्षा से लिया गया है, जो कि इनके रचित एक ग्रंथ है। अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? देखिए प्रश्न आ भी गया, तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा से, यानी अलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? 9 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? जब आप अलस कथा पाठ पढ़िएगा तो जो पाठ परिचय जो होता है ना, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, तो उस छोटे छोटे अक्षरों का अंतिम लाइन जो है नीतिकार जो है रिपु रूपम मानते हैं। रूपम माने होता है शत्रु के रूप में मानते हैं। नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं? शत्रु के रूप में मानते हैं, यानी कि 10 का डी ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन है मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और यहाँ पे पूछा गया है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो वीरेश्वर कारुणिक लोगों को मदद करते थे, कई करुणक थे, दानशील थे, दयालु थे, यानी कि 11 का बी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 12 संस्कृत साहित्य लेख का पाठ से लिया गया है। सर्व शुक्ल सरस्वती किसने कहा है? किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। किसे कहा है? तो विजयांक को कहा है। किसे कहा है? विजयांक को कहा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से है और आधुनिक काल के कवयित्रियों में सबसे मशहूर है पंडित क्षमा राव, यानी कि 13 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? यानी कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कितने? अथर्ववेद में 5, जबकि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। ध्यान रखिए, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5, यमी, अपाला इत्यादि करके 5 गो है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिए गए? तो भारत महिमा के 2 श्लोक किसी न किसी पुराण से, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। विष्णु पुराण भारत महिमा का प्रथम श्लोक है और दूसरा श्लोक जो है भागवत पुराण से लिया गया है। बाकी के जो 3 श्लोक हैं वो भारत की महिमा का गुणगान करते हैं, आधुनिकी से लिए गए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भागवत पुराण से द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से, जबकि प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है पुराण के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, इनमें से सभी। तो पुराण के रचनाकार जो हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं। कौन है? महर्षि वेद व्यास। इसलिए 17 का सी ऑप्शन सही है। भारत भूमि किससे सुशोभित है? सागर से, पर्वत से, झरना से, इनमें से सभी से सुशोभित है। यानी भारत की भूमि जो है सागर, पर्वत, झरना, नीरज इस सब से सुसज्जित है। क्वेश्चन नंबर 19 शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव संस्कार होते हैं 6, अन्नप्राशन, जात कर्म, चूड़ा कर्म इत्यादि एक करके 6 संस्कार होते हैं शैशव अवस्था के, यानी कि 19 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वो कब होता है? तो मरने के बाद जो एक संस्कार होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? ये भी क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया है। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। अब यहाँ पे पूछा है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? अंत्यवासी, धनुर्धारी, ब्रह्मचारी, छात्र। छात्र तो आज के डेट में कहा जाता है, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। यानी कि 21 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, केशांत संस्कार, विवाह संस्कार। तो गोदान जो है केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है, जिसे क्षौर कर्म संस्कार कहते हैं। गोदान इसलिए कहते हैं क्योंकि क्षौर कर्म संस्कार में गाय का दान आवश्यक होता है, इसलिए गोदान संस्कार कहते हैं। क्षौर कर्म का एक और नाम है केशांत संस्कार, जिसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। यानी 22 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 विदुर नीति संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति संकलित पाठ का नाम है नीति श्लोक, जो महात्मा विदुर लिखे हैं। और किस ग्रंथ का अंश विशेष है? यानी किस ग्रंथ से लिया गया है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो ये महाभारत का अंश विशेष है। यानी कि 24 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो वही है महात्मा विदुर। 25 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 किससे विद्या की रक्षा होती है? तो विद्या की रक्षा जो होती है लगातार अभ्यास से होती है। यानी कि 26 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27
कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? कर्मवीर कथा 8वां चैप्टर है आपका, जो राम परवेश राम है वो दलित वर्ग की कथा है। किस वर्ग की? दलित वर्ग की कथा है, यानी 27 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, दलित पुरुष का नाम क्या था? आ भी गया, जब दलित वर्ग की कथा है और उस कर्मवीर पुरुष का नाम भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो कर्मवीर कह दे या दलित पुरुष कर दे, उसका नाम था राम परवेश राम, यानी कि 28 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, एक कर्मवीर कथा पाठ से ही संबंधित है। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? यानी वर्ण करती है, यानी लक्ष्मी जो है किसके पास जाती हैं? तो जो उद्योगी पुरुष होता है, कर्मयोगी होता है, उसके पास लक्ष्मी जाती हैं, यानी कि 29 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर किनके बचपन का नाम था? तो स्वामी दयानंद के। बाकी के 30 क्वेश्चन और शेष हैं जो अगले पार्ट में लेके आएंगे। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।